हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड अगेन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब कि भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था का चैप्टर 28 जो चल रहा था उसका पार्ट 2, मतलब कि दूसरा भाग। नाम वही है, द लोकपाल एंड इंपॉर्टेंट कमीशंस पार्ट 2। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आप किसी भी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इंडिया में, तो ये वीडियो आपके लिए है द बेस्ट। ये सारा वीडियो वन लाइनर फॉर्म में मैं कराता हूं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप इस वीडियो का लेक्चर पीडीएफ भी ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप बस हमें फॉलो कीजिए हमारी दी हुई डिटेल्स पर, और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि एंड में पूछूंगा मैं एक क्वेश्चन हमेशा की तरह, और पता चलेगा कि आपने कितना सीरियसली इस वीडियो को देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का हमारा पहला पॉइंट है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में मैं पहले पार्ट में एंड तक आते आते काफी चर्चा कर चुका था, तो आपको बेसिक्स पता होंगे। हमारे देश में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो भारत में मानव के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहली बात, उसका जो भी चेयरपर्सन होगा, जो उसका अध्यक्ष होगा, वह भारत का रिटायर्ड, मतलब कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा, जब भी ये किसी भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी जांच करता है या रिकमेंड करता है या सिफारिशें करता है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेटरी है। मतलब कि ये अपनी सिफारिशों को बता सकता है। अब लागू करना ना करना ये आगे डिस्कशन पैनल पर चला जाता है। तो इसकी जो पावर्स हैं, इसकी जो शक्तियां हैं, वो सिर्फ सिफारिश देने लायक हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसकी जो टीम होती है, इसकी जो मेंबर्स होते हैं टोटल ओवरऑल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, उसमें एक वुमन, मतलब कि एक औरत जरूर होनी चाहिए। उसके रीजन आप समझ सकते हैं कि कभी भी मान लीजिए किसी फीमेल के ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है, तो वहां पर उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को जान सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पब्लिक सर्वेंट, मतलब कि लोक सेवक, ये किसमें डिफाइन किया गया है? मानवाधिकार अधिनियम जो 1993 में बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, इस सन को याद रखिएगा। इसके सेक्शन 2M में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, परिभाषित किया गया है कि लोक सेवक इनकी नजर में कैसा होता है। नेक्स्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अगेन मानवाधिकार आयोग को जब भी कोई चेयर करेगा तो वो सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है, वही जो मैंने अभी बताया, भारत के सेवानिवृत्त या रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वो 5 साल तक उस पद पर बने रह सकते हैं, या मान लीजिए उस 5 साल के दौरान अगर वो 70 साल की एज कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें से जो भी पहले आएगा वो वहीं पर उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, इतने टाइम तक वो काम करते हैं। या तो 5 साल कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर 5 साल से पहले ही वो 70 साल के हो जाते हैं तो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, उसी की तर्ज पर हर स्टेट का, हर राज्य का अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। तो उसके चेयरपर्सन, मतलब कि अध्यक्ष और सदस्यों को कौन अपॉइंट करता है? उस राज्य का राज्यपाल। ये तो आपको पता ही है ना कि हर राज्य का अपना राज्यपाल होता है, तो उस राज्य के जो गवर्नर हैं वही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए, मानवाधिकार आयोग जो है वह संवैधानिक बॉडी नहीं है। ठीक है, और यही सबसे लास्ट पॉइंट में भी दिया हुआ है, यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, किसी भी कमीशन या बॉडी की बात चल रही हो, वह कॉन्स्टिट्यूशनल तभी कहलाएगी जब उसके बारे में संविधान में जिक्र किया गया हो। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन आगे चलते हुए फर्दर प्रोसीडिंग्स या फर्दर प्रॉब्लम्स को देखते हुए मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए क्रिएट किया गया था। इसके बारे में पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। तो जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, हिंदी में बोलते हैं गैर संवैधानिक, माना जाता है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, जब बात करेंगे राज्य के मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो उसके फंक्शंस, मतलब कि उसके कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है सुओ मोटो। देखिए, एक लीगल टर्म है, इसे याद रखिएगा डायरेक्ट। सुओ मोटो ये होता है कि अगर आपको कोई चीज दिख रही है, आपके पास पावर है, या किसी भी तरीके से आपको, जब अगर मैं इंडिविजुअली आपको अभी मेरा PIL का लेक्चर देखेंगे तो उसमें और समझ में आएगा, लेकिन आपको यहां पर याद रखना है सुओ मोटो, ये एक लीगल टर्म है। इसका मतलब होता है कि आपको अगर कुछ भी गलत होता दिख रहा है तो आप स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, मतलब अपने ही मोशन पर उसको इंक्वायर कर सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कैपेसिटी में, तो इसे कहते हैं सुओ मोटो। तो यहां पर मतलब है कि राज्य का मानवाधिकार आयोग का एक काम यह होता है कि अगर उसको कहीं पर भी मानवाधिकार उल्लंघन दिखता है तो वो उससे कोई कंप्लेंट करे या ना करे, वो खुद भी उस पर संज्ञान ले सकता है। नेक्स्ट, किसी भी जेल को विजिट कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और तीसरी बात यह है
कि मानवाधिकार के प्रोटेक्शन के बारे में विचार कर सकता है कि किसी भी मानवाधिकार के बारे में कितना प्रोटेक्ट किया गया है, इस पर कितना प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, तो मानवाधिकार के संरक्षण से रिलेटेड वह विचार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के बारे में कुछ दिया गया है, इसे बोलते हैं संवैधानिक प्राधिकरण। मैंने आपको पहले ही बताया था संवैधानिक प्राधिकरण वो होता है जिसका जिक्र संविधान में लिखा हुआ होता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब कि राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये तीनों के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, या कह सकते हैं कि संविधान के नियमों के अंतर्गत ये तीनों बॉडी बनाई गई हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, मतलब कि संवैधानिक प्राधिकरण। नेक्स्ट देखिए, एक कमीशन बनाया गया था, राष्ट्रीय कमीशन बनाया गया था जिसे संविधान पर पुनर्विचार करना था। ठीक है, ये फरवरी 2000 में बनाया गया था। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इसकी जो सिफारिशें थी वह रिकमेंडेटरी थी, मतलब कि सिफारिश देने वाली थी, कोई जरूरी नहीं है। देखिए, रिकमेंडेटरी का मतलब यह है कि आप सिफारिश दे सकते हो, मानना ना मानना आगे के जो पैनल डिस्कशंस जो होते हैं उन पर छोड़ दिया जाता है, वह आप सिर्फ सिफारिशें कर सकते हो। तो रिकमेंडेटरी नेचर था इसका, इसने सिफारिशें दी थी, फरवरी 2000 में बनाई गई थी और इसको प्रिसाइड किया गया था। देखिए यहाँ पे इट इज कर दिया है मैंने, इसे वॉच कर लीजिएगा बिकॉज इट वॉज द टाइम इन द पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बाई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे फरवरी 2000 में जो बनाई गई थी उसके चेयरपर्सन थे फॉर्मर चीफ जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट भी वही है, इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब कि केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त जो आरटीआई वगैरह जो आते हैं, आप इन्हीं के यही उस पर मॉनिटरिंग करते हैं कि आरटीआई का जो एक्ट है वो सभी के लिए सही काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है इंफॉर्मेशन का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसका जो कार्यकाल होता है या तो 5 साल कंप्लीट करे पूरे, या उससे पहले अगर 65 साल का हो जाता है तो 65 साल। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी जल्दी हो जाता है, उसी के बाद वह रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि हम सबने एक बोर्ड सुना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यह सबने सुना होगा। ये हमारे देश में पॉल्यूशन को लेकर के विचार करता है, उसको मॉनिटरिंग करता है। तो इसके चेयरमैन को पहली बात ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है इसके चेयरमैन को। ठीक है, नॉमिनेट अलग होता है, अपॉइंट अलग होता है। नॉमिनेट जैसे कि मुझे किसी के पद के लिए 2-4 लोगों के नाम नॉमिनेट करने हैं, या अपनी तरफ से किसी एक बंदे का नाम नॉमिनेट करना है कि इसका चेयरमैन ये होना चाहिए। आगे चल के जो भी उसके चेयरमैन के बारे में डिस्कस करते हैं वो उस पर विचार करेंगे। तो याद रखिएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, शॉर्ट में बोलते हैं सीपीसीबी, इसके चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, नामांकित, नामांकित इसके लिए हिंदी वर्ड है। लेकिन इसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पहली बात याद रखिएगा, उसको पर्यावरण संरक्षण के फील्ड में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वह एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। किसके बारे में? पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में। ठीक है, और इससे रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूशन में उसने डील किया है किसी भी मैटर को। ठीक है, ये सारी उसकी योग्यताएं होती हैं। उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए। इन नटशेल यू कैन से, इन आफ्टर ऑल ही मस्ट possess some knowledge, प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको कौन नॉमिनेट करता है? केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है। नेक्स्ट देखिए, एक स्वर्ण सिंह कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद रखिएगा। इन्होंने ये बात कही थी कि जो आपको पता होगा डीपीएसपी, इसको इट इज द एब्रिविएशन फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं नीति निदेशक तत्व। तो इन्होंने ये कहा था कि हम मौलिक अधिकारों की जब भी बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों से पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए नीति निदेशक तत्वों को, सिंपल। ठीक है, एक मंडल कमीशन था जिसके बारे में आप जानते होंगे, ये जो आया था इसने बहुत डिस्प्यूट क्रिएट किया था। इसको बनाया गया था मोरारजी देसाई के बारे में, मोरारजी देसाई जी के टाइम में बनाया गया था। और याद रखिएगा, इस मंडल कमीशन ने, मतलब कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1980 में। यहां तक याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखिएगा कि आपको पता होगा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग होता है, इसने 1990 में कुछ विचार दिए थे। ठीक है, उसके मुताबिक, उनके मुताबिक उन्होंने ये विचार दिए थे कि हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजातियों पर अत्याचार के क्या कारण हैं। तो उन्होंने कुछ कारण बताए थे, कौन कौन से हैं? लैंड एलिनेशन मतलब कि भूमियों को छीनना, बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी करवाना, इंडेप्टेडनेस
उन पर ज्यादा से ज्यादा कर्ज का बोझ बढ़ाते चले जाना। ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना कि उन पर कर्ज बढ़ता चला जाए और लाइफ टाइम के लिए बॉन्डेड लेबर हो जाए, उनसे उनकी भूमि छिन जाए। ये कुछ पॉइंट्स दिए थे कि इनकी वजह से देश में अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार हो रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, हर स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोबेबली होता ही है, जिसको कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। पूरे देश का एक होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जो क्लास 1 ऑफिसर्स को नियुक्त करता है। इसी तरीके से राज्य में हर राज्य का अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो पीसीएस के एग्जाम्स कराता है। तो इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि रिसेंटली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या किसी के भी चलते कोई भी एक स्टेट दो में डिवाइड हो गया या दो स्टेट्स में डिस्प्यूट चल रहा है, ऐसी कंडीशंस में जहां अपना इंडिविजुअल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग बनाने में प्रॉब्लम्स आती है, तो वहां पर एक कुछ समय के लिए, जब तक कि वो डिस्प्यूट सेटल नहीं हो रहा है, तब तक के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है। ठीक है, वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? इसके मेंबर्स जो होते हैं और चेयरमैन होते हैं, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी तरीके से यूपीएससी को अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के साथ कोलैबोरेट इंटरेस्ट होकर काम करना है, तो इसके लिए भी कौन अप्रूवल देता है? भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के किन किन मैटर्स पर, किन किन मामलों पर कंसल्ट करता है। याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज मतलब कि लोक सेवाओं की भर्तियों के बारे में, क्या क्या मतलब मेथड होना चाहिए, किस तरीके से भर्ती होनी चाहिए लोक सेवाओं में। दूसरा, लोक सेवाओं में नियुक्तियां करते वक्त क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, इस पर डिस्कस करता है, इस पर कंसल्ट करता है। और एक होता है कि लोक सेवाओं में किस तरीके से प्रमोशंस देने हैं और किस तरीके से स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर्स की प्रणाली को अपनाना है, इससे रिलेटेड क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए। इन सारे मैटर्स में राज्य लोक सेवा आयोग के साथ कंसल्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में आप जाएंगे तो एक आर्टिकल है 317, अनुच्छेद 317 है। वो किसके बारे में बात करता है कि मान लीजिए किसी भी लोक सेवा आयोग के सदस्य को रिमूव करना है, पद से निष्कासित करना है, हटाना है किसी भी तरीके से, तो इसके बारे में किसमें चर्चा की गई है? अनुच्छेद 317 भारतीय संविधान की। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा इन वन लाइनर कि संघ लोक सेवा आयोग का किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं है किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग से। ठीक है, यूपीएससी जो होता है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि संवैधानिक निकाय है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संवैधानिक निकाय वह होता है जिसकी स्थापना संविधान में दी गई हो, ठीक है, या संविधान के अकॉर्डिंग होती हो। तो यूपीएससी या लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में पहले से ही हमारे भारत के संविधान में मौजूद है। नेक्स्ट, यूपीएससी मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जो होता है वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? भारत के प्रेसिडेंट को। या याद रखिएगा, वह किसके लिए जवाबदेह होता है? भारत के राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? रोज बैथ्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, खासकर वह जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के, ये यूपीएससी के लिए क्वेश्चन आया था पहले, जो मैंने रिपीट किया है यहां पर। उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग के जो खर्चे होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं? वह राज्य की संचित निधि, देखिए संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, हर स्टेट का अपना होता है, और एक देश का एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के एक्सपेंसेस कहां से लिए जाते हैं? उस राज्य के संचित निधि से। ठीक है, और लास्ट, लोक सेवा आयोग पहली बार भारत में किस एक्ट के द्वारा लाया गया? भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वक्त आ गया है पिंक स्लाइड का, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए, लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था, विच वन इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट माइनॉरिटीज इन इंडिया। भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट देखिए, 5 कम्युनिटीज हमारे देश में है, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियंस एज माइनॉरिटीज। क्लियर, ये बिल्कुल सही है। जोरोस्ट्रियंस वैसे आप जानते होंगे, पारसियों को जोरोस्ट्रियंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये 1993 में माइनॉरिटीज का स्टेटस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। द सीओआई मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हमारे देश में संवैधानिक तौर पर 2 तरीके की माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहली भाषाई आधार पर और दूसरी धार्मिक आधार पर। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके मुताबिक
ऑल ऑफ द अबव, जितने भी जो स्टेटमेंट्स हैं वह सही हैं। ठीक है, और आज की पिंक स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए, सही आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में और एक दूसरे की हेल्प कीजिए। तो ये था आज का टॉपिक। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक वीडियोस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए माई लीगल कोड पर। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।